गुड मॉर्निंग सभी को। पढ़ना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। आपका लगातार एग्जाम चल रहा है। इमोशन जो चैप्टर है ना, यहाँ से आपका रोज आपका हर एक का शिफ्ट में लगभग देखने को मिल रहा है। और ये कहाँ पे है, तो ये देखिए मोशन वाला से जनरली अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ग्राफ टाइप से जो क्वेश्चन होता है ना, इस टाइप से आपका जो है डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, फलना चिलना करके ग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये आपका एनसीईआरटी जो बुक है, इसके अंदर आपका गति वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अंदर आपका जो है इसको है, ये आपका जो होगा 35 मिनट से 40 मिनट का, समझ जाइए। और ये हमारा हाथ में एनसीईआरटी का बुक है, और एनसीईआरटी क्लास 9th के अंदर जो है आपका देखिए मोशन चैप्टर है। ठीक है, मोशन चैप्टर आपको दिखाई दे दिया। ये एनसीईआरटी का है आपका, और एनसीईआरटी से ही आपका सब चीज पूछ रहा है। तो ये 35 से 40 मिनट का वीडियो देख लीजिए, एक एक नंबर से आपका मेरिट बनता है। इसके बाद आपका एगो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, वो गति का समीकरण, वो अलग से उसका जो है आपको क्लास दिला देंगे, अलग से उसका वीडियो दिलाएंगे। वो लगभग 1.5 घंटे का रहेगा। ये बस 35 से 40 मिनट का रहेगा। यहाँ से भी आ रहा है आपका रोज, और इक्वेशन ऑफ मोशन से भी, उसको हम कल दिलाएंगे। आज बस इसको देख लीजिए। जैसे इस टाइप से आपका ग्राफ रिलेटेड है ना, आपको दिखाते हैं 1 मिनट। इस टाइप से देखिए ग्राफ से सब आपका जो अभी होगा, देख लीजिए। बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट स्टार्टिंग में आपका 10 से 15 मिनट तो इजी इजी कंसेप्ट रहेगा। देखिए स्टार्टिंग में आपका जो चलेगा वो 10 से 15 मिनट तक आपका बेसिक कंसेप्ट रहेगा मोशन चैप्टर का। उसके बाद से आपका इस टाइप से बढ़िया लेवल से डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ को समझाया जाएगा, और बढ़िया से एक एक का आपका ग्राफ बाय ग्राफ आपका करवाया जाएगा। ठीक है, और कोई चैप्टर को हल्का में नहीं लीजिए। हर चैप्टर का, इसको जब वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपका ग्रुप डी में आपका समझिए कि 1 से 2 नंबर आपका यहाँ से जो है कंफर्म देखने को आपका मिलेगा। स्पेशली ग्राफ वाला देखिएगा जो लास्ट में आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपके सामने जो है शुरू हो रहा है, अब उसको आप लोग लगातार देखिए। गति क्या होता है भैया? सिंपल भाषा में सबको यही जानता है। एक आपके सामने विराम दिखाई देगा, रेस्ट। तो रेस्ट कब है? अगर हम एक जगह ऐसे करके खड़े हैं, ये एक तरीका से क्या आपको सापेक्षित के तौर पे नजर आएगा, मतलब एक इमेजिनरी के तौर पे, मतलब आप जैसा सोच रहे हैं वैसा किसी को लगेगा कि ये है और किसी को लगेगा कि वो है। कहने का मतलब अभी हम क्या है, देखिए समझिएगा कि अभी हम एक एक जगह खड़े हैं, मतलब विराम अवस्था में है। और हम क्या किए भैया, यहां से लेके यहां तक चलने लगे, तो ये क्या लगा, इसमें आपका गति आ गया। तब फिर कौन सा अवस्था में आ जाएंगे? गति के अवस्था में आ जाएंगे। दूसरा, अगर सेम चीज यहाँ पे देखा जाए, तो एक तो सिंगल सिंगल में हम लोग देख लिए, एक पिंड में देख लिए सिंगल में। इसको असली डिफिनेशन मिलेगा आपको कब? जब दो पिंड के तुलना में आप देखिएगा। कैसे बोले थे कि किसी को लगेगा ऐसा और किसी को लगेगा वैसा। ट्रेन में अगर सफर करते हैं, देखिएगा ट्रेन में अगर आप सफर करते हैं, तो ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति आपके साथ बगल में सीट पे बैठल है, और ट्रेन आपका चल रहा है, ट्रेन जो चल रहा है, तो जो अंदर आपके साथ बैठा है वो व्यक्ति आपको देखेगा कि ये आदमी एक जगह बैठा हुआ है, मतलब स्थिर अवस्था में है। लेकिन ट्रेन के बाहर जो लोग हैं, बाहर से देख रहे हैं, तो वो कहेगा कि वो आदमी गति अवस्था में है। तो देख लिए हैं, आपको जैसा बताए थे कि समय के साथ भैया आपका जो है परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, मतलब दो पिंड का काम आपका कर दिया है। जनरली अगर हम लोग नॉर्मल सिंपली आप बस इतने समझिए कि दो पिंड के तुलना में हम लोग जो है लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। क्या चीज? तो दो पिंड के आधार पे हम लोग यहाँ पे जो है लेके चलने वाले हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे विराम क्या है? विराम मतलब रेस्ट। अगर दो पिंड समय के साथ, उसमें कोई भी क्या होता है, दूरी समय के साथ न बदले। मान लीजिए भैया यहाँ पे एक पिंड है ए, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पिंड है बी हो गया, और ई भी 5 सेकंड में, 5 सेकंड में बी जहां पे है, ए भी आपका 5 सेकंड में है, कोई भी दूरी परिवर्तन नहीं हुआ। तो दो पिंड का बीच में कंपेयर आपको करना है। अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ, उसमें कोई भी दूरी में परिवर्तन नहीं होगा, उसी को कहा जाता है विराम। और अगर भैया दूसरा वर्ड में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ड में अगर हम लोग देखें कि समय के साथ परिवर्तन हो गया, अगर देखिए समय के साथ दूरी में परिवर्तन नहीं हुआ, दो पिंड का बीच में कंपेयर करना है। अगर समय के साथ दूरी में परिवर्तन नहीं हुआ, तो सिंपली वो किस अवस्था में है? रेस्ट अवस्था में है। लेकिन गति की अवस्था में कब होगा? अगर दोनों में से कोई एक भी समय के साथ परिवर्तन कर दे। समझिए, दोनों पिंड में से कोई एक भी समय के साथ परिवर्तन, ये जस का तस है, और ये 5 सेकंड में भैया क्या हुआ, थोड़ा सा दूरी कवर कर लिया है। तो इसमें क्या है, दोनों में से ये अपना ही जगह पे है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा दूरी तय कर लिया है। तो ये पूरा कंडीशन में क्या होगा, तो ये आपका गति में आपको दर्शाया जाएगा। किसमें आपका दर्शाया जाएगा? आपका गति में जो है दर्शाया जाएगा। ठीक है, चलिए
इतना आप समझ गए। अब डिफिनेशन को देखिए और उसको एक एक बस सिंपली जो हम आपको समझाए हैं वो चीज यहाँ पे आपके नोट्स में थ्योरी के फॉर्मेट में बस लिखा हुआ है और कुछ भी आपका इसमें नहीं है, ठीक है। पीडीएफ को निकाल लीजिएगा, रिवीजन बढ़िया तरीका से हो जाएगा। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी समय के साथ न बदले तो वे दोनों एक दूसरे की अपेक्षा विराम की स्थिति में रहता है। जो बताए हैं वही चीज लिखा है कि समय के साथ नहीं बदला तो विराम के स्थिति में है, मतलब 5 सेकंड में यहाँ पे है तो जस्ट 5 सेकंड में आपका यहाँ पे है, सेम पॉइंट पे है, मतलब नहीं बदल रहा है। तो ये कौन सा है? स्थिति आपका विराम की स्थिति है। दूसरा, अगर यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिति वस्तु के सापेक्ष के समान रूप में बदल रही है, कोई भी एक बदल, दोनों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पिंड में आपका समय के साथ दूरी बदले, कोई एक में भी परिवर्तन होगा, बदलेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? तो गति में आ जाएगा। और हमको बताए थे कि किसी को लगेगा कि ये गति है और किसी को लगेगा रेस्ट है। विराम की गति अपेक्षित पथ होता है। क्या होता है? एक्सपेक्टेड होता है। अपेक्षित, जो विराम और गति जो होता है इसका जो पथ है ये एक्सपेक्टेड होता है, अनुमान के तौर पे होता है। जैसे ट्रेन वाला आपको बेस्ट एग्जांपल के तौर पे दिए थे। कोई पिंड यदि किसी एक पिंड की अपेक्षा विराम में है तो दूसरी की अपेक्षा गति की अवस्था में हो सकता है। देखिए जो आपको लाइन बताए थे कि कोई पिंड यदि किसी एक पिंड की अपेक्षा विराम में है तो दूसरे की अपेक्षा गति की अवस्था में हो सकता है, वो आपका गति का एग्जाम्पल आएगा। वही इसका एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझाया गया है, वही ट्रेन वाला एग्जाम्पल आपका दिया गया है कि अगर आपका ट्रेन चल रहा है और ट्रेन के अंदर जो आपके साथ व्यक्ति बैठे हुए हैं उसको क्या लगेगा कि आपको जब देखेगा तो लगेगा कि अरे ये आदमी एक कौन सा पोजीशन पे है? स्थिर पोजीशन पे है, इसके अंदर क्या है? कोनो गति नहीं है, ये एक जगह अपना रेस्ट पोजीशन पे है, विराम अवस्था में है। लेकिन ट्रेन के बाहर जो व्यक्ति आपको देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ये व्यक्ति गति के पोजीशन पे है। देखिए वही चीज लिखा गया है। चलती हुई गाड़ी में बैठे यात्री गाड़ी की अपेक्षा या गाड़ी में बैठे अन्य यात्रियों की अपेक्षा विराम की अवस्था में होती है। जो गाड़ी के अंदर बैठा उसको लगेगा विराम, लेकिन बाहर स्थित वस्तु की अवस्था गति की अवस्था में क्या होती है? गति की अवस्था में आपको दिखाई देगा जो लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये सब आपका गति का एग्जाम्पल है। दूसरा आपके सामने, ये सब बेसिक है, यहां से हल्का फुल्का क्वेश्चन रहता है। एक आपको चीज दिखाई देगा दूरी और विस्थापन। एक आपको दिखाई देगा क्या? तो दूरी और विस्थापन। दूरी क्या हो गया? जो सबसे लंबा दूरी तय करेगा। दूरी नाम सही क्लियर हो गया, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, लंबा दूरी तय करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहां से और यहां आपको जाना है, ठीक है। हम ये पिछला वाला जो बैच है उसमें भी ये एग्जाम्पल दिए थे। क्या एग्जाम्पल था भैया? ये आप भैया पटना में है, ठीक है। पटना में तो बहुत कोई आएंगे, नया नया में आता है तो सब चकाचौंध में रहता है, सोचता है कि चलो भैया थोड़ा सा मौका अभी मिला है तो थोड़ा मौज मस्ती कर लिया जाए, और इधर उधर के चक्कर में पड़ जाते हैं, लड़का लड़की के चक्कर में और लड़की लड़का के चक्कर में। तो यहाँ पे देखिए ए वाले जो लड़का है इसको बी के पास मिलना है। अब समझिएगा हम क्या बोलना, और ए को जाना है बी के पास। ए एगो लड़का है और इसको भैया जाना है कहाँ पे? तो इस लड़की के पास जाना है, बी के पास जाना है। अब क्या किया? ए को देखिए, समझिएगा। ए भैया क्या किया? दो टाइप के लड़के होते हैं हमेशा। एगो लड़का शर्मीला होता है और एगो लड़का होता है जो होगा देखा जाएगा। पहले जाते हैं, भेंट करेंगे, उसके बाद जोन होगा देखा जाएगा। तो भैया ए को बी के पास जाना है तो पहला लड़का क्या किया? ये अपना फ्रेंड के पास यहाँ पे गया और उससे कुछ बात कर लिया, उसके बाद जो है गया कि कैसे कैसे क्या क्या बातचीत होगा। दूसरा क्या है? जोन होगा देखल जाएगा। वो क्या किया? सीधा शॉर्टकट तरीका को अपना लिया और चल दिया, जाके क्या किया कि मिल लिया। अब पहले वाले जब गया तो पहला वाला 1 किलोमीटर अपना फ्रेंड के पास गया और उसके बाद फिर जो है 2 किलोमीटर मिला के क्या किया कि भैया ई गया अपना, तब जाके दोस्त के पास गया। और ई क्या किया? दूसरका वाला लड़का क्या किया? ई बहुत चालाक है, दूसरका वाला बहुत, एक एक लड़का आपको दिखाई देगा। ई भैया सीधा क्या किया? 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में एकदम शॉर्टकट मारा और सीधा चल गया उसके पास। अब आपको समझना है कि दूरी और विस्थापन क्या है, दोनों इसी के अंदर है। दूरी क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना टोटल कुल दूरी तय किया गया है। तो देखिए पहला वाला के लिए देखा जाए, फर्स्ट वाले लड़का के लिए अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखें तो टोटल दूरी के लिए क्या है? पहले वो 1 किलोमीटर गया, फिर 2 किलोमीटर गया, तब जाके पहुंचा है। मतलब 1 + 2 टोटल आपका दूरी कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा वाला रास्ता अपना के कौन कितना शॉर्टकट में चल गया। तो विस्थापन इसमें कितना आएगा?
विस्थापन आपका कितना आएगा? तो विस्थापन आपका सीधा जो शॉर्टकट मारा 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन में अगर आपको दूरी कह दे तो आपको पूरा लंबा दूरी वाला सब टोटल डिस्टेंस को आपको काउंट करना है। न्यूमेरिकल में यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, न्यूमेरिकल में आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो क्लियर, किसी वस्तु की द्वारा तय की गई वास्तविक मार्ग की लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहा जाता है। जो वास्तविक मार्ग है, जो कंप्लीट डिस्टेंस है पूरा, कोनो शॉर्टकट नहीं, वो आपका दूरी होता है। क्लियर, चलिए और आपको आगे में समझ में आएगा एग्जाम्पल। दूरी आपका हमेशा क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। दूरी आपका क्या होता है, तो दूरी आपका हमेशा क्या होता है, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा आपका दूरी हमेशा। दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूरी आपका शून्य भी होता है, जीरो भी आपका जो है दूरी होगा, शून्य होगा आपका, जीरो होगा। लेकिन कभी भी दूरी क्या होता है, नेगेटिव कभी भी दूरी आपका नहीं होता है। नेगेटिव आपका जो है कभी भी दूरी नहीं होता है, ध्यान देना है। इसके विपरीत विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आपका धनात्मक भी होता है, विस्थापन में आपका जीरो भी होगा और विस्थापन आपका नेगेटिव भी होगा। आपका कैसे होगा आगे हम लोग देखेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि दूरी में आपका क्या होगा, तो दूरी में आपका एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा आपका शून्य भी होगा, लेकिन नेगेटिव आपका दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एसआई मात्रक तो सब कोई जानते ही हैं। देखिए भैया बहुत ही सिंपल है, दूरी है तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। वीमा क्या होगा, तो सीधा एल आपको रहेगा, सीधा आपको केवल एल दिखाई देगा, नहीं तो बहुत जगह एम एल टी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ जीरो दिखाई देगा। वीमा आपको इस हिसाब से। दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी आपका कौन सा राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूरी आपका कौन सा राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई भैया परिणाम नहीं होता है। हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसमें कोई भी दिशा इसका सही तरीका से नहीं होता है। कोई जैसे क्या होता है, विस्थापन में एकदम दिशा फिक्स है, एकदम यह दिशा में जाएगा शॉर्टकट तरीका से। और दूरी आपका क्या किया कि दूरी भैया घूमते फिरते गया, दूरी आपका क्या किया, ये दूरी ये आपका घूमते फिरते गया। इसमें कोई भी डायरेक्ट क्या है आपका, केवल इसमें परिणाम होता है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसी के कारण दूरी कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है। लेकिन ठीक अगर उल्टा विपरीत विस्थापन, विस्थापन कौन सा राशि है, सदिश राशि। क्लियर, चलिए अगला देखिए आप जरा सा, आ गया आपके सामने विस्थापन। देखिए विस्थापन आपके सामने नाम लेते ही हाजिर हो गया। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, उस वस्तु का क्या होता है, विस्थापन होता है। अरे निश्चित दिशा, अगर आपको ए से बी का बीच में जाना है तो सीधा ही कुछ तिरछा मिर्छा नहीं देखेगा, एकदम सीधा इसका निशाना वहीं रहेगा कि हमको वहीं कैसे भी जाना है, शॉर्टेस्ट खोजेगा। इसीलिए बोला गया है किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होती है, उस वस्तु की विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन आपका इसीलिए देखिए एक निश्चित एक दिशा मिल गया, इसका इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका आपका एक निश्चित दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी आपका होता है। किसका, तो विस्थापन का होता है। देखिए विस्थापन आपका क्या होता है, तो विस्थापन आपका पहले बता चुके हैं, पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर में नेगेटिव होगा और तीसरा नंबर में क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा। विस्थापन आपका तीनों होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है तथा शून्य आपका जो है होता है। ऐसा ही इसका मात्रक क्या होता है विस्थापन का, तो मीटर आपका होता है। तब बेसिक नॉलेज था, लेकिन आपको कंप्लीट लाइन बाय लाइन आपको दिखा दिए हैं। इसका भी सेम वीमा आपका दूरी का और विस्थापन का वीमा समान होता है। क्यों, क्योंकि भैया एकदम सिंपल है, दोनों को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। राशि कौन सा है, तो ये आपका सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग डिफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं, ये एकदम निश्चित दिशा में जाता है, इसका परिणाम के साथ साथ इसका दिशा एकदम फिक्स रहेगा, निश्चित आपका डायरेक्शन में जाता है, एने ओने घूम घाम के नहीं जाता है। इसीलिए आपका सदिश राशि है। सदिश राशि क्या हो गया, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका परिणाम के साथ साथ उसका दिशा भी एक निश्चित दिशा फिक्स होता है। तो आपके सामने क्लियर है, विस्थापन आपका कौन सा राशि, सदिश राशि, लेकिन दूरी आपका कौन सा राशि हो गया, तो अदिश राशि आपका हो गया। क्लियर, आइए उस एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जरा सा इसको देखेंगे, उसके बाद आपको और भी क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, अब जितना भी हम लोग करेंगे 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे किसका, विस्थापन का। किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है, अर्थात दोनों बिंदुओं को मिला देने वाली न्यूनतम दूरी ही उस वस्तु का विस्थापन होता है। हम आपको दोबारा से चलते हैं,
दोबारा से ए और बी, एक आपका रास्ता ऐसे गया, ठीक है, दूसरा रास्ता भैया ऐसा गया, ऐसा गया। ये पहला वाला रास्ता का हम नाम दे देते हैं क्या, तो पहला वाला रास्ता का हम नाम दे दिए 1 और दूसरा वाला रास्ता का नाम दे दिए 2। अब बताना है आपको ये ए से 2 दोनों बिंदु का बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस है वही आपका विस्थापन होगा। तो विस्थापन कौन सा होगा, तो विस्थापन आपका दूसरा वाला होगा। वही डिफिनेशन आपको बोला गया है, किसी वस्तु की विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है। ये प्रारंभिक और ई वाला हो गया आपका अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है, अर्थात दोनों बिंदुओं को मिला देने वाली न्यूनतम दूरी ही क्या होती है, उस वस्तु की विस्थापन होती है। और न्यूनतम दूरी कौन देगा, 1 नंबर देगा कि 2 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, तो स्वाभाविक है इसका न्यूनतम दूरी 2 नंबर आपका विस्थापन का सही डिफिनेशन आपका रहेगा। पहला एग्जाम्पल आपका विस्थापन का। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो दूसरा एग्जाम्पल को जरा सा आप देखिए, उसके बाद इसका हम लोग समझेंगे। यदि कोई वस्तु गति करते हुए पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है तो इस स्थिति में उस वस्तु का विस्थापन शून्य होता है। क्या होता है, तो विस्थापन आपका शून्य होता है, लेकिन तय की गई दूरी का मान शून्य नहीं होता है। दूरी का मान शून्य नहीं होगा, विस्थापन शून्य होगा। बहुत एग्जाम्पल बढ़िया के तौर पे एगो क्या है, ये पार्क है, ध्यान दीजिए आप जरा सा, ये क्या है, तो ये एगो पार्क है। इसको हम यहाँ पे इसको अच्छे तरीका से, ये पार्क है, ये पार्क है भैया, ठीक है, ये पार्क है आपका, ध्यान दीजिए, ये क्या है, पार्क है। यहाँ से एक जन चालू किया और यहाँ से घूमते 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 क्या किया, ये कोई चालू किया, फिर आगे दोबारा अपने पोजीशन पे। और टोटल जो सर्कल है ये कितना मीटर का होगा, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर ले लिए। अब बताइए इसके बीच में ए के द्वारा तय की गई दूरी, ये ए से चला यहां से स्टार्टिंग पॉइंट और फिर यहीं पे पहुंच गया, तो जो ए के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा भैया, तो 1 किलोमीटर होगा। लेकिन कह देगा ए के द्वारा तय की गई दूरी आपका, अब बताइए, तो ये फिर यही जैसे चालू किया और फिर यहीं पे आके रुक गया, तो अब इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज आपका यहाँ पे समझाया गया है कि उस वस्तु का विस्थापन क्या हो जाता है, तो शून्य होता है, लेकिन तय की गई दूरी का मान क्या होता है, शून्य नहीं होता है। देखिए समझ गए होंगे, इसका जो है पूरा स्थिति ये जो तय किया है, तो इसका विस्थापन क्या हो गया, जहां से चले। अभी हम क्या किए देखिए, अभी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है जितेंद्र जी ध्यान दीजिए, कोई कहता है वीओडी दे दीजिए, कोई कहता है लाइव दे दीजिए, तो ठीक है, जो हम आपको बताते हैं, आपको देखिए एक चीज गौर कीजिए जरा सा। मान लीजिए कि अभी हम क्या किए कि अभी हम इस पोजीशन पे हैं, ध्यान दीजिए आप समझिएगा जरा सा। अभी हम इस पोजीशन पे हैं और हम क्या किए, यहां से भैया यहां गए, ठीक है, यहां से यहां गए और फिर क्या किए, यहां से अपना यहीं पे आ गए। अब कहिएगा कि सर आप विस्थापन कितना किए, तो शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम पोजीशन पे आ गए। तो दूरी तो कुछ दूरी तो आपका क्या, टोटल दूरी दोनों को जोड़ लीजिएगा जितना होगा, लेकिन विस्थापन यहाँ पे शून्य हो जाएगा। सेम जगह से जाइएगा, सेम पोजीशन पे आ जाइएगा। वही चीज इसमें बोला गया, यदि कोई वस्तु गति करते हुए पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है तो इस स्थिति में उस वस्तु का विस्थापन क्या हो जाता है, विस्थापन आपका शून्य हो जाता है। ये दूसरा विस्थापन का आपका एग्जाम्पल है। अब आपका कमेंट देखते हैं। जितेंद्र, वीओडी सभी सब्जेक्ट करा दीजिए सर प्लीज, एएलपी के लिए मदद हो जाएगी सर प्लीज। देखिए जितेंद्र जी का कहना है वीओडी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद किसी और का कहना है कि सर लाइव क्लास करवाइए। तो दोनों का हम मिला के ही चलेंगे, देखिए दोनों का मिला के चलेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, बहुत छोटा है टॉपिक है, कंसेप्ट को ले लीजिए। सुनील कुमार, वीओडी रिक्वायर्ड सर प्लीज। ठीक है, बहुत लोग का वीओडी डिमांड है। हम इस क्लास को पहले करा लेते हैं, उसके बाद आगे आपको डिसीजन बताते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। देखिए आगे चले हम लोग, चलिए आगे देखिए आप। दूसरा एग्जाम्पल देखिए हम लोग, यदि कोई वस्तु अपने गति की दिशा को बदले बिना एक सरल रेखा पर गति कर रहा है तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होती है, विस्थापन के बराबर के मान हो जाता है। यदि कोई वस्तु अपने गति की दिशा को बिना बदले सरल रेखा पर ही गति कर रहा है, मतलब देखिए फिर से वही वाला कहानी आपका, ए से बी में, मतलब सरल रेखा में अब आपको जाना है। देखिए सरल रेखा में जाना है, ए से बी में गए, टोटल आपका 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब बताइए एकदम सरल रेखा में चल रहा है, कोई भी दिशा में परिवर्तन नहीं है, केवल सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे दूरी कितना होगा, तो दूरी भी आपका 5 किलोमीटर होगा। और विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन भी आपका यहाँ पे होगा भैया 5 किलोमीटर।
दूरी भी 5 किलोमीटर और आपका विस्थापन भी कितना होगा, तो 5 किलोमीटर होगा। वही चीज बोला गया, यदि कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को बदले बिना, देखिए गति की दिशा को बदले बिना नहीं बदल रहा है, सेम दिशा में जा रहा है, एक सरल रेखा पर गति कर रही है, तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी एवं विस्थापन का मान क्या होता है, तो बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो देख लीजिए दूरी और विस्थापन दोनों का मान आपका 5 किलोमीटर आ गया। सेम, क्लियर। आई चलिए अब जरा सा देखिए आप यहाँ पे जल्दी से आ जाइए। दूरी देखिए, दूरी आपका क्या होता है, हमेशा दूरी आपका विस्थापन से या तो बराबर होगा और नहीं तो बड़ा होगा। ऐसा कैसे कह दिए, तो भैया बताइए किए हैं, दूरी क्या करता है, टोटल डिस्टेंस को कवर करता है, तो स्वाभाविक है कि दूरी आपका विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। पहला पॉइंट तो आपके सामने ये रहा, विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो दूरी और बटे में विस्थापन क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट यही लिखा है। और तीसरा नंबर ऐसा कैसे हो गया, देखिए अगर भैया मान लीजिए दूरी हमेशा ज्यादा होता है, दूरी अगर आपके पास कितना है तो 10 किलोमीटर ले लेते हैं, और विस्थापन कितना है, विस्थापन हमेशा कम होता है, तो विस्थापन कितना है, तो 5 किलोमीटर ले लिए। अब जरा सा ध्यान दीजिए, दूरी ले लिए 10, तो 10 और बटे में 5 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 नहीं हो जाएगा हमेशा, क्या हो गया। और यहाँ पे विस्थापन बाई दूरी कर दिया है, मतलब उल्टा कर दीजिए। देखिए अगर दूरी बाई विस्थापन होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन, देखिए दूरी और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। लेकिन भैया अगर देखिए ये वाला पॉइंट है, दूरी बाई विस्थापन होगा तो स्वाभाविक है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर विस्थापन बाई दूरी होगा तो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। क्लियर, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा आपका, समझ गए होंगे। चलिए नहीं समझ में आया, तीसरा नंबर पॉइंट को एक बार और समझिए, ये दोनों पॉइंट को समझना एकदम जरूरी है। मान लीजिए कि यहाँ पे दूरी है 10 किलोमीटर, विस्थापन है आपके सामने, ये सब कंसेप्ट वाला चीज है, विस्थापन है 5 किलोमीटर। दूसरा नंबर पॉइंट को देखते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट को पहले देखा जाए, दूरी बटे में विस्थापन, तो 10 और बटे में 5, तो भैया इस क्या है, ग्रेटर देन 1, 2 बार में कट गया, तो 2 क्या हो गया, 2 आपका क्या हो गया भैया, देखिए बड़ा है, ये पहला वाला में क्या हो गया, 2 आपका स्वाभाविक है कि बड़ा रहेगा, लेकिन विस्थापन बाई दूरी हो जाएगा। अगर विस्थापन बाई दूरी हो गया तो विस्थापन कितना है, विस्थापन है 5, तो 5/10 लेस देन और इक्वल टू 1, एक बार में 2 बार मतलब 0.5 लेस देन इक्वल टू 1 छोटा हो गया, तो दूसरा वाला आपका प्रूव हो गया। क्लियर, चलिए ये कंसेप्ट को आपको ध्यान देना है। ये देखिए एक आपको डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को समझिए और बताइए और निकालिए कि भैया ये, पहले इस डायग्राम को देखिए, इसको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, ए बी सी आपको दिया गया है, ए बी सी आपको जो है इसमें जो है आपको दिया गया है। मान लीजिए कि इसमें आपका क्या है, तो दूरी निकालना है, ध्यान दीजिए जरा सा, इसमें आपको क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो दूरी निकालना है। तो देखिए दूरी के लिए क्या होता है, जो लंबा डिस्टेंस होगा, दूरी के लिए लंबा डिस्टेंस होगा, ये कितना है 4 मीटर, ये कितना है 3 मीटर, 4 3 कितना हो गया 4 3 7 मीटर आपका दूरी आएगा। लेकिन अगर विस्थापन निकालना हो, क्या चीज, तो विस्थापन, ये क्यों नहीं सही से चल रहा है, लेकिन अगर आपको क्या निकालना हो, तो विस्थापन अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो h इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और प्लस ये कितना 3 का स्क्वायर, यही ना होता है। कीजिए 16 प्लस 9 25 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका विस्थापन कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। आप गौर कीजिए, दूरी आपका 7 मीटर, विस्थापन आपका 5 मीटर, इस डायग्राम के आधार पे आएगा। और हमेशा आप जानते हैं कि दूरी हमेशा आपका ज्यादा होता है, तो 7 मीटर है, विस्थापन आपका कम होता है। इस डायग्राम के आधार पे दूरी आपका 7 मीटर, विस्थापन आपका 5 मीटर, एग्जाम में भैया यहाँ से आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा सा। चलिए अगला अगर हम लोग देखें, अभी इसका डायग्राम है हमारे पास, इसको निकालिए। अब इस डायग्राम को देखिए, ए चला यहाँ से और भैया यहाँ पे पहुंचा, ए जहां से चला वहीं पे पहुंचा, टोटल आपका कितना है, तो 16 मीटर है, टोटल 16 मीटर है।
तो यहाँ पे दूरी कितना आएगा देखिए, यहाँ पे आपका पहला नंबर पॉइंट कि दूरी आपका कितना आएगा, तो बहुत ही आसान है। दूरी कितना है, तो 16 मीटर है, 16 मीटर है। क्लियर। फिर से दूसरा नंबर पॉइंट, विस्थापन कितना आएगा, विस्थापन आपका जो है ये कितना आएगा, ध्यान दीजिए। तो विस्थापन आपका कितना आ गया, तो विस्थापन जहां से चले थे वहीं पे आ गए हैं, तो विस्थापन आपका क्या होगा, 0 होगा। विस्थापन आपका 0 होगा, 0 होगा, शून्य होगा। 16 मीटर दूरी आएगा, विस्थापन आपका शून्य होगा, 0 होगा। क्लियर। दोनों डायग्राम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका। आइए अब जरा सा देखें, अब जरा सा देखते हैं इसको। देखिए विस्थापन के बारे में कहा गया है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विस्थापन आपका शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी आपका क्या है, शून्य नहीं हो सकता है। ये तो हम लोग पहले ही डिस्कशन कर लिए हैं कि विस्थापन आपका शून्य हो सकता है लेकिन दूरी क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी आपका शून्य नहीं हो सकता है। क्लियर। चलिए अगले पे आइए, अगले पे आइए। ठीक है, ये आपका डायग्राम हम लोग ये सब कर चुके हैं, देख रहे हैं आप लोग। अब हम लोग आ चुके हैं चाल, स्पीड बराबर क्या होगा, इसको जरा सा अब हम लोग देखते हैं। चाल स्पीड बराबर क्या होगा, जरा सा अब हम लोग इसको जरा सा देखते हैं। ठीक है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटे में समय। यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, और मीटर प्रति सेकंड होता है तो आप लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, एल टी टू दी पावर -1, इसका आपका वीमा हो जाएगा। चाल कौन सा राशि है, तो चाल आपका अदिश राशि है। चाल आपका कौन सा राशि है, अदिश राशि है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसका क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। कोई भी इसका क्या होता है, दिशा आपका नहीं होता है, इसीलिए कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है आपका। वैसे ही अगर देखा जाए, अब जरा सा देखिए, जरा सा दूरी से अगर 1 किलोमीटर प्रति आवर को, ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर प्रति आवर को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से उसको मल्टीप्लीकेशन आपको कर देना है। अगर भैया 1 मीटर प्रति सेकंड को, 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर से बदलना है तो 18/5 ठीक होकर उल्टा कर देना है, किलोमीटर प्रति आवर आपका आ जाएगा। क्लियर। इसी के आधार पे यहाँ पे समझाया गया है, 1 किलोमीटर प्रति आवर, 1 किलोमीटर प्रति आवर को 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है, और 1 मीटर प्रति सेकंड 18/5 किलोमीटर प्रति आवर आपका होता है। जैसे देखिए आप जरा सा 72 किलोमीटर, 72 किलो, ये भी इतना आसान क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपका आ जाता है, तो बहुत गुना इहो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, ठीक है जितेंद्र, लाइव क्लास चलने दीजिए वीओडी। ठीक है, ठीक है, हम जो है खुद डिसीजन ले लेंगे, जो देना है आपको वीओडी के फॉर्मेट में वो आपको वीओडी भी कुछ दे देंगे, आप अपना रिवीजन करते रहिए, और आपका लाइव क्लास भी कुछ जो है चलते रहेगा। ठीक है, जो कंसेप्ट वाला है उस सबको लाइव क्लास में कंप्लीट करवाएंगे, जहां से कंसेप्ट डेवलप होगा। 72 किलोमीटर प्रति आवर आपका जो है ये दिया है, इसको आपको बदलना है किस में, तो मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 गुने 5/18, 18 4 बारे में, 5 चौके 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, सिंपली 5/18 से यहाँ पे क्या किए हैं, 5/18 से हम लोग यहाँ पे गुना कर दिए हैं। ठीक है, अब आइए जरा सा यहाँ पे देखिए, औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होता है। औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड, इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और बटे में क्या होगा, कुल दूरी और दूरी को तय करने में लगा कुल समय। मान लीजिए भैया औसत चाल, एवरेज, स्वाभाविक हो गया आपके सामने कि पहले आप जितना टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को आप जोड़ लीजिए, उसके बाद टोटल समय को जोड़ लीजिए और भैया सिंपली भाग कर दीजिएगा, तो औसत चाल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहां से आपका जो है कुछ दूरी समय ग्राफ, ये आपका अलग एक टॉपिक स्टार्ट होता है, जो दूरी समय ग्राफ का, यहाँ से भी काफी कंसेप्ट भरा हुआ है। ठीक है,
दूरी समय ग्राफ का आपका जो है काफी कंसेप्ट भरा हुआ है। दूरी समय ग्राफ कंसेप्ट भरा भरा पूरा एकदम है इसके अंदर, एकदम समझिएगा आप लोग, भर के कंसेप्ट है इसके अंदर। तो जल्दी से आ जाइए, देखिए भर भर के कंसेप्ट है। क्या चीज है? तो दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां से आपको क्या मिलेगा? तो यहां से भैया क्या मिलेगा? चाल मिलेगा। क्या मिलेगा? चाल मिलेगा, स्पीड मिलेगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है। ग्राफ को समझिएगा, चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी और बटे में क्या होता है? समय होता है। और यहां से आपको क्या मिलने वाला है? तो स्पीड, चाल जो है आपको मिलने वाला है। हम लोग इस ग्राफ को समझेंगे। ये ग्राफ आपको किसके किसके बीच दिया है? तो एक आपका दिया है दूरी के बीच में, दूसरा आपका दिया है समय के बीच में। दूरी और समय के बीच में आपका ग्राफ है, ठीक है। इस पे जरा सा गौर कीजिए, जरा सा इस पे यहाँ पे गौर करते हैं। इस पे बहुत सारा आपको ग्राफ दिया गया है, दूरी और समय के बीच में बहुत सारा ग्राफ दिया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। किसका किसका क्या क्या है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए, पहले आपके मन में क्या सवाल आएगा? ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये 1 नंबर और आपका 2 नंबर, ये दूरी और समय के ग्राफ में क्या बतलाता है? 1 नंबर और 2 नंबर, तो यहाँ पे क्या बतला रहा है कि समान चाल है। 1 और 2 में वस्तु को किसमें जो है समान चाल में आपका जो है 1 और 2 में। लेकिन 1 और 2 में अगर अधिक चाल दोनों में से कह दिया जाए कि समान चाल में भी अधिक चाल किसका है, तो अधिक चाल किसका है भैया? 2 नंबर का आपका अधिक चाल है। तो 2 नंबर का ग्राफ आपका अधिक चाल को दर्शाता है 1 नंबर की तुलना में। लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में क्या है? समान चाल से वस्तु जो है चल रही है। तीसरा नंबर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये कौन से अवस्था में है? तो ये आपका विरामा अवस्था में है। ये विरामा अवस्था में है। कौन से? तो विरामा अवस्था में आपका है। और तीसरा नंबर जो ग्राफ है ये समय के साथ क्या है? देखिए तो पैरेलल है, समय के साथ आपका क्या है? पैरेलल है। चौथा नंबर ग्राफ क्या दर्शाता है? ये जो चौथा नंबर है ये आपका असंभव है, असंभव है। ऐसा क्यों? असंभव है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, समय में आपका क्या है? फिक्स है, लेकिन भैया दूरी बदलते जा रहा है। कभी ऐसा पॉसिबल है? चौथा नंबर असंभव क्यों हो गया? क्योंकि समय आपका जो है फिक्स है, मतलब समय आपका 35 सेकंड में दूरी आपका जो है बदलते जा रहा है। अभी भैया मान लीजिए कि आपका जितना समय बज रहा है, अभी आपका 8 बज रहा है। 8 बजे अभी हम पटना में हैं। क्या 8 बजे ही अभी के टाइम में हम दिल्ली में कैसे हो जाएंगे? कभी पॉसिबल है? तो नहीं है, असंभव है। समय आपका कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन दूरी आपका बदल रहा है। तो चौथा नंबर ग्राफ आपका क्या दर्शा रहा है? कि आपका असंभव है। पांचवा नंबर क्या हो रहा है? तो देखिए पांचवा नंबर, जैसे जैसे पांचवा नंबर में आपका क्या हो रहा है? तो चाल आपका बढ़ रहा है। वस्तु का चाल आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग नीचे वस्तु का चाल आपका बढ़ रहा है। देखिए ये ग्राफ आपका पांचवा नंबर ऐसे जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन वही अगर देखा जाए छठा नंबर में क्या देखा जाए, तो वस्तु की चाल घट रहा है। तो यहां से जाने के बाद फिर आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। इसी को हम लोग कंप्लीट ग्राफ 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 इसको बढ़िया से समझेंगे। कंसेप्ट है एकरे चलते इसको यहाँ पे हम लोग अलग रख दिए थे, ये जो है सबका डाउट सॉल्व हो जाए, काफी जरूरी है। अब आइए हम लोग एक एक करके बस स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझते हैं। पहला देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या है, पहला ग्राफ यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्या दिया है। पहला ग्राफ में आपका किसका बोला गया है? देखिए एक एक लाइन बाय लाइन आपका नोट्स में लिखा गया है, नोट्स आपको दे दिए हैं, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। ग्राफ 1 में और ग्राफ 2 का एक समान चाल को बतलाता है। हम आपको पहले ही बता दिए थे 1 नंबर और 2 नंबर क्या बतलाता है? तो समान चाल को बतलाता है, जिसमें से ग्राफ 1 की अपेक्षा ग्राफ 2 की चाल आपका क्या है? अधिक है। 1 की अपेक्षा 2 की चाल आपका अधिक है। जो हम स्टेटमेंट पहले बताए थे वही चीज को आपका नोट्स में लिखा हुआ है, समझ गए होंगे। इसमें क्या बोला गया है कि 1 का और दोनों का समान आपका जो है चाल को बतलाता है, मतलब सेम आपका जो है स्पीड है। लेकिन 1 की अपेक्षा दूसरा नंबर का चाल आपका क्या है? अधिक है। इस ग्राफ के हिसाब से हम लोग ये कौन सा? तो दूरी का और समय का ग्राफ को अभी हम लोग समझ रहे हैं। आगे हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट का, मतलब विस्थापन का और आपका समय का। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि 1 नंबर और 2 नंबर में समान चाल को बतलाता है, लेकिन दूसरा नंबर का क्या है? चाल अधिक है 1 के तुलना में। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है
तो उसकी दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। देखिए, जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, हम लोग बोलबे किए थे 1 नंबर 2 नंबर समान चाल से है, तो दूरी समय ग्राफ आपका क्या हो रहा है। देखिए, ये आपका हो गया दूरी, ये आपका हो गया दूरी, और ये आपका क्या हो गया, समय हो गया, दूरी समय। तो इसके बीच में रेखा कौन सा होगा, तो ये आपका सरल रेखा होगा, वही चीज बोला गया है, सरल रेखा आपका होगा। देखिए, यही वाला आपका सरल रेखा है, ये वाला आपका सरल रेखा है, दूरी का और समय का आपका ग्राफ है। यही चीज को आपका बतलाया गया है कि दूरी और समय के वाले ग्राफ में चाल आपका क्या होता है, समान चाल से जो है चलती है, और उसकी दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा को बतलाता है। सेम चाल से चलेगा और ग्राफ आपका बिल्कुल भी सरल रेखा में आपका रहता है, एकदम लाइन बाय लाइन, खाली समझते जाइए। तीसरा नंबर ग्राफ क्या बोला है, ग्राफ वस्तु विरामावस्था में होती है तथा जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसका समय दूरी ग्राफ समय के अक्ष में समानांतर सरल रेखा होता है, बताइए किए हैं। ये वाला तीसरा नंबर क्या है, तो ये आपका विरामा अवस्था में है, विरामा अवस्था में है। और जब दूरी समय ग्राफ में तीसरा नंबर विरामा अवस्था में होगा, तो तीसरा नंबर किसके साथ, इस समय के साथ क्या होगा भैया, तो समय के साथ समानांतर होगा, पैरेलल होगा, आपका समय के साथ पैरेलल होगा, वही चीज बोला गया है, समानांतर होगा। देखिए, समानांतर होगा, पैरेलल होगा, तो तीसरा नंबर क्या है, विरामा अवस्था में है। क्लियर। चौथा देखिए, चौथा जल्दी से देखिए, चौथा क्या बोला है यहाँ पे, देखिए चौथा बोला है जब ग्राफ 4 में असंभव ग्राफ है, क्योंकि इस ग्राफ में वस्तु की एक ही समय में अलग अलग दूरी पर जो है संभव नहीं है। तो बिल्कुल ये हम चौथा नंबर आपको क्या बताए थे, ये चौथा नंबर असंभव है, असंभव है, असंभव। ऐसा क्यों, क्योंकि देख लीजिए 35 सेकंड में, 35 सेकंड में ये क्या हो रहा है, आपका बदलते जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड आपका जो है 35 सेकंड में। उसके बाद जो है दूसरा, ये मीटर ना होगा, ये 5 मीटर होगा, ग्राफ को ध्यान दीजिए, ये 5 है, मतलब क्या हो रहा है कि 35 सेकंड में दूरी आपका बदलते जा रहा है। मतलब अभी 8 बज रहा है और अभी आधा घंटा में हम अभी पटना में हैं, और अभी दिल्लियों चल गए, बेंगलोर भी चल गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, असंभव है। इसीलिए चौथा नंबर ग्राफ आपका क्या है, असंभव है। क्लियर, चौथा नंबर ग्राफ आपका क्लियर हो गया। देखिए अगला ग्राफ आपके सामने कौन सा है, तो अगला ग्राफ है ग्राफ 5 और 6 असमान चाल को बतलाता है, और जिसमें से ग्राफ 5 की वस्तु की चाल बढ़ रही है तथा 6 में वस्तु की चाल क्या हो रही है, घट रही है। देखिए क्या क्या बतलाता है, 5 नंबर और 6 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, मतलब ये वाला, ये 5 नंबर और आपका 6 नंबर, ये क्या बतला रहा है, असमान चाल से वस्तु बढ़ रही है। और जिसमें से हम लोग क्या बताए थे कि 5 वाला का क्या हो रहा है, चाल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन छठा वाला का चाल आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। वही चीज दिखा गया है, 5 में वस्तु की चाल क्या हो रही है, पांचवा वाला का वस्तु की चाल बढ़ रही है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। और छठा वाला का क्या हो रहा है, चाल भैया घट रहा है, देखिए घट रहा है। और इसमें क्या असमान चाल को बतलाता है। असमान चाल क्यों हो गया, क्योंकि देखिए समान कब होगा, जब सीधा होगा, और ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऊपर से ऐसे करके कर्व में जा रहा है, तो इसीलिए असमान चाल को बतलाता है। कौन सा, तो 5वां नंबर और आपका छठा नंबर। ये हो गया दूरी और समय का ग्राफ। एग्जाम में कंसेप्ट भर भर के आपका यहाँ से रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि इसके बीच में समय दूरी के ग्राफ में ग्राफ ही दे देगा आपको। यही है आपका एनसीईआरटी का, यही आपका डायग्राम सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका। क्लियर। चलिए तो ये आपको अब क्या कर रहा है, सीधा आपका ग्राफ दे दे रहा है और बताएगा कि बताइए कि चौथा नंबर जो है ये सीधा ग्राफ दे दे रहा है आपको, और सीधा यही करेगा कि बताएगा कि बताइए चौथा नंबर ग्राफ को क्या दर्शाता है, चाल बढ़ रहा है, घट रहा है, कि चाल में असंभव है, क्या है। तो भैया आप जानते हैं असंभव है, स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। सेम आपका ग्राफ 6 कंडीशन में आपका रहेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अगले नंबर पे आइए, क्या है देखिए वेग क्या होता है। जैसे हम लोग देखें, देखिए वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, तो विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। वेग को v से, विस्थापन की दर को ds/dt, इसी को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। और बहुत ही आसान है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेग आपका क्या हो गया, विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। क्लियर। तो वेग बराबर विस्थापन बटे में समय हो गया आपका। ठीक है। दूसरा है आपके सामने, देखिएगा अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, त्वरण को देखने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ये कहां से आया, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से,
v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बटे में टी। यही तो है आपका, यही तो है कि वेग में परिवर्तन के दर, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, तो इसी को त्वरण कहा जाता है, इसी को त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यही आपका क्या है, तो त्वरण है। देखिए अब यहाँ पे v क्या है आपका, v आपका क्या है, तो v आपका अंतिम वेग है और u क्या है, आपका प्रारंभिक वेग है। ये वाला आपको याद रखना, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और आपका यहीं से आगे a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। प्रथम इक्वेशन ऑफ मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पहला समीकरण है वो आपको वहीं से आया है। ऐसा यूनिट बहुत ही आसान है, ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग में परिवर्तन का दर कहां से आया, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका जो है आया है। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी वीओडी में चला जाता है, ये अभी आपका लाइव चल रहा है, लाइव के बाद आपका ये वीओडी में ऑटोमेटिक चला जाता है। जितना मन हो उतना बार आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हम लोग त्वरण हम लोग देख लिए, तो त्वरण का जरा सा हम लोग वीमा को देख ले। आपको बताइए कि यह हर चैप्टर में आपको वीमा दिखाई देगा। त्वरण का वीमा क्या होता है, बहुत ही आसान है। हम लोग त्वरण का क्या जानते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको बताए थे। मीटर के लिए क्या लेंगे, एल टी टू दी पावर -2, यही इसका वीमा है। ये देखिए त्वरण है ना, ये -2 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद ये कौन सा राशि है त्वरण, तो ये आपका सदिश राशि है। और v माइनस यू क्या है, तो वेग में परिवर्तन है, वो आपको बताए थे a इक्वल टू वी माइनस यू बटे में टी। ये आपका क्या हो रहा है, यही तो आपका वेग में परिवर्तन हो रहा है, v माइनस यू वेग में परिवर्तन। v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, u आपका प्रारंभिक वेग है। क्लियर, ये सब आपका न्यूमेरिकल में आएगा। आइए यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब जो है त्वरण आप देखिएगा, त्वरण पॉजिटिव भी होता है, त्वरण आपका क्या होता है, त्वरण आपका पॉजिटिव भी होता है, त्वरण आपका क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, और भैया त्वरण आपका जीरो भी होता है। लेकिन जब अगर त्वरण नेगेटिव होगा, इसी को क्या कहा जाता है, तो मंदन कहा जाता है, नेगेटिव एसिलरेशन, इसी को कहा जाता है मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि कब त्वरण पॉजिटिव होगा, तब कब त्वरण नेगेटिव होगा। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है a इक्वल टू, फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, a इक्वल टू वी माइनस ए इक्वल टू वी माइनस यू बटे में टी। इसी के पे सब खेला हो जाएगा। देखिए पहला कंडीशन को हम लोग देखते हैं, पहला कंडीशन को बस देखिए। पहला कंडीशन, यदि v क्या है आपका, ध्यान देना है, v आपका क्या है, ये v आपका जो है ये क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग है आपका, अंतिम वेग है। u क्या है, तो u आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग है। तो इतना चीज आपको कम से कम ध्यान रहना चाहिए। यदि v अगर बड़ा हो जाए u से, तो आपका क्या होगा, देखिए v अगर बड़ा हो जाए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि v अगर बड़ा हो जाए, मतलब अगर हम लोग v ले लेते हैं, यहाँ पे v ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, देखिए v अगर हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड हम लोग ले लिए, ठीक है, और u
चलिए अब आ रहा होगा साउंड, जरा सा बता दीजिएगा। अब आपके पास साउंड आ रहा है, बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए कि अब आपके पास साउंड, हमें लगता है कि अब आ रहा होगा, बैटरी खत्म हो गया था। बताइए जरा सा कमेंट करके कि साउंड आ रहा है अब। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आ रहा है ना साउंड? शैलेंद्र कुमार, सुनील कुमार, जल्दी से बताइए जरा सा। ठीक है, हम लोग आगे चले। चलिए चलिए, देखिए हम लोग कहाँ पे थे। तो हम लोग कहाँ पे थे, देखिए हम लोग यहाँ पे थे। बस आप इतना समझ लीजिए, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है हम वही चीज बस बतला रहे थे। यू आपका क्या है, तो यू आपका हो गया प्रारंभिक वेग। वी आपका क्या है, अंतिम वेग, इंग्लिश में कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। वी को, यू को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है बस उसको आप देख लीजिए। एग्जाम में बस आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है हम यहीं पे बतला रहे थे। बस देखिए क्या है, पहला नंबर कंडीशन आपके सामने कि अगर आपका क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्वरण का मान क्या होगा, बताइए त्वरण का मान आपका क्या होगा अगर क्या कर दिया जाए, अंतिम वेग का मान अधिक है प्रारंभिक वेग से। तो त्वरण का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि आपका जीरो होगा कि इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो आप सिंपली जानते हैं अगर अंतिम वेग का मान अधिक होगा प्रारंभिक वेग से तो त्वरण का मान क्या होगा, तो आपका पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक एग्जाम में पॉइंट में पूछा जाता है ये वाला। दूसरा नंबर कि यदि v का मान क्या हो, v का मान अधिक हो, मतलब प्रारंभिक वेग का मान अधिक हो आपका अंतिम वेग से, तो त्वरण का मान क्या होगा। सबसे अधिक एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो त्वरण का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यही जो नेगेटिव एक्सीलरेशन अगर होता है इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है मंदन। मंदन इसी को कहा जाता है, या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन। तीसरा नंबर पॉइंट अगर पूछ देगा कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का मान समान रहेगा तो त्वरण का मान क्या होगा, तो त्वरण का मान आपका जीरो होगा। तो एग्जाम में ऐसे पूछता है, इन्हें कि एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। जब इतना सा बस उसका शॉर्ट फॉर्मेट में आपका लिखा गया है, आप इसको समझ लीजिएगा। और इसी को क्या करेगा ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में मिला के कंडीशन दे देगा और इसको बोल देगा बताइए इसमें 1 2 3 तीनों सही है। त्वरण के बारे में पूरा आपको नॉलेज रहेगा तब ना आप कर पाइएगा। तो ये आपको इस टाइप से एग्जाम में जो है रहेगा। और जब इसी को तीनों को मिला के जब क्वेश्चन दे देगा तब हो जाता है कि बाप रे बाप बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे तो एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। अब जितना हम लोग डिस्कशन किए हैं पिछला वाला सेम चीज को नोट्स में आपका लिखा हुआ है। देखिए बस वही चीज हम एक बार आपको पढ़ के दिखा देते हैं, इससे आपके मन में भी जो है संतुष्टि आ जाएगा। कहाँ गया भैया, जो चीज अभी हम लोग सीखे हैं यहाँ पे सेम चीज को नोट्स के फॉर्मेट में आपका करके लिख दिया गया है। देखिए आपका क्या लिखा है उसको जरा सा हम लोग गौर करते हैं। त्वरण के बारे में बोला गया है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है, तो त्वरण का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। एवं इस स्थिति में वस्तु का वेग हर एक बिंदु पर क्या होता है, बढ़ता है। किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ वस्तु का वेग अगर बढ़ेगा तो त्वरण का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अरे भैया स्वाभाविक है। यू देखिए इसी को कैसे घुमा दिया है। यू अगर अभी आपका 5 मीटर प्रति सेकंड से है और वी आपका भैया 10 मीटर, 10 का है बार बार हम 10 का है लेंगे, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यही ना हो गया कि वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये हमारा प्रारंभिक वेग है, ये हमारा अंतिम वेग है। पहले था 5 अब हो गया 15, तो क्या होगा, स्वाभाविक है 15 में से 5 जाएगा तो प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसी को फॉर्मेट को लिखा गया है, यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, चलिए दूसरा अगर समझिए आपके सामने क्या है। दूसरा को देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है, घटता है। घटता है मतलब अब क्या हो गया आपके सामने, u है और आपका v है। अब आपका क्या हो गया, u है उसके बाद v है। तो u अगर अब आपका क्या रहे, u आपका रहे भैया यहाँ पे बार बार 10, पहले क्या हो गया, घट रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड और उसके बाद 2 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या बोला, किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है, घटता है। ये वाला क्या हो गया, ये वाला प्रारंभिक वेग हो गया, ये अंतिम वेग हो गया। पहले था 20 अब हो गया 2 मीटर,
20 से 2 मीटर घट रहा है समय के साथ। जैसे घटेगा त्वरण आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, त्वरण आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और तथा ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, तो इसी को तो कहा जाता है मंदन, इसी को कहा जाता है मंदन। ठीक है, तो वही लाइन को देखिए कैसे करके बताया गया है। तीसरा नंबर देख लीजिए, मंदन को कभी भी क्या करिएगा आप लोग, इस चीज को ध्यान दें, मंदन को के साथ ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव का उपयोग नहीं किया जाता है। मंदन के साथ एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल में रहेगा और आपको कह देगा मंदन निकालिए, क्वेश्चन दे देगा कि मंदन निकालिए, मंदन को निकालना है, दे देगा फॉर्मूला आप बैठा दिए, ए इक्वल टू वी माइनस यू बटे में टी। आपका आंसर आ गया -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप क्या किया, आपके सामने दो दो गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा आपके सामने ऑप्शन है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप क्या किए, धड़ाक से मार दिए, एक नंबर गलत हो जाएगा। माइनस मंदन, अगर जब क्वेश्चन में मंदन बोल ही दिया तो आपको माइनस नहीं लगाना है, यही चीज बोला गया है। मंदन के साथ ऋणात्मक चिन्ह को जो है उपयोग नहीं करना है, नहीं किया जाता है। हाई नहीं मारिएगा, हाई गलत हो जाएगा, हाई वाला मारिएगा अगर मंदन लिखा हुआ क्वेश्चन में रहे तो। ठीक है, यहीं पे गड़बड़ होगा, आपको लगेगा हम तो सही करके आए हैं, यहीं पे आपका जो है गड़बड़ होता है। एक समान वेग के लिए त्वरण का मान 0 होता है, बिल्कुल हम लोग कर लिए हैं। एक समान अगर वेग रहेगा तो त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है। v और u का मान अगर समान है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो आपका त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग कर लिए हैं, वही चीज आपका जो है सेंटेंस में लिखा गया है। अगला आइए, अब हम लोग देख लेते हैं किसके किसके बीच, अब हम लोग देख लेते हैं वेग और समय के बीच ग्राफ। किसके किसके बीच, तो ये वेग है, वेग और समय का ग्राफ अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ को अब हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने कौन कौन सा कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो देखिए वेग और समय से हमको क्या प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा। ए इक्वल टू क्या होता है, त्वरण प्राप्त होगा भैया, क्या प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा। ए इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब आइए जल्दी से देखिए पहला नंबर ग्राफ, पहला नंबर ग्राफ में आपका त्वरण क्या दिखाई दे रहा है, तो त्वरण आपका समान है, तो वस्तु में त्वरण का मान क्या है, तो समान है। ठीक है, दूसरा नंबर में आपका क्या दिखाई दे रहा है भैया, तो दूसरा नंबर में इन नीचे का तरफ है, त्वरण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे का तरफ है, नीचे का तरफ है, तो क्या हो रहा है, त्वरण का मान घट रहा है। उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे, इतना जल्दी नहीं, एक एक पॉइंट लेंगे। चौथा नंबर में आपका क्या है, असंभव है, फिर से चौथा नंबर असंभव है, असंभव है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए समय आपका कितना है, 20 सेकंड है, लेकिन क्या हो रहा है, वेग आपका बढ़ रहा है, ऐसा पॉसिबल है। समय आपका सेम रहेगा और वेग बढ़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपका क्या है, असंभव है। क्लियर, और आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग आपका यहाँ पे समान है। तीसरा नंबर में क्या है, वेग आपका जो है समान है। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ को हम लोग जो है अब एक एक चीज करके समझ लेते हैं, इसीलिए ग्राफ का अलग से सेशन रखे थे। इतना कंसेप्चुअल ग्राफ आपका है, एग्जाम में सीधा ग्राफ उठा के आएगा। अब ये सब एनसीईआरटी का ही है भैया, ध्यान दीजिए, ये एनसीईआरटी में ही अब आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए पहला वाला अगर हम लोग देखें, सीधा ये ग्राफ दे देगा आपको, ग्राफ दे देगा, बताएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 4 ऐसे ही एकदम सेम दे देगा और बोलेगा बताइए कि किसका किसका कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, आपका वेग और समय के बीच में आपको बताना है। अब बस प्यार से एकदम इसको समझते जाइए। ग्राफ एक एक समान त्वरण को जो है बतलाता है, अर्थात इस ग्राफ में वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए भैया समझिए, इस क्या बतला रहा है, पहला नंबर हम लोग इसके बारे में बात करें। एक नंबर में क्या बतला रहा है कि वेग और समय के ग्राफ के बीच में इसमें क्या समान है, तो यहाँ पे त्वरण आपका समान है, त्वरण आपका समान है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए सीधा आपका डायरेक्टली है, सीधा आपका सरल रेखा में है भैया, तो त्वरण आपका क्या है, त्वरण आपका इसमें समान है। और यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, इस ग्राफ में वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, वेग आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है समय के साथ, वेग आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वही अगर दूसरा चीज अगर हम लोग दूसरा नंबर ग्राफ को देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, वेग समय के साथ घट रहा है, नीचे के तरफ है दूसरा नंबर। केवल अभी पहला को समझिए, पहला क्या हो रहा है कि पहला में वेग जो है समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 नंबर ग्राफ का बात कर रहे हैं, और इसमें त्वरण क्या है आपका समान है। क्लियर, दूसरे नंबर ग्राफ में आइए, दूसरा नंबर ग्राफ का देखिए
ग्राफ दूसरा में क्या है, ग्राफ दूसरा में क्या है, इसको देखिए, एक समान मंदन को बतलाता है, अर्थात इस ग्राफ में वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखिए ये दूसरा नंबर ग्राफ है, ये क्या हो रहा है, तो ये देखिए वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे के तरफ है, नीचे के तरफ है, और एक समान मंदन को बतलाता है। और ये क्या बतलाता है, जब घटेगा तो त्वरण आपको स्वाभाविक है कि नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव को क्या बतलाता है, तो ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ये 2 नंबर ग्राफ क्या बतलाता है, तो ये आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन को दर्शा रहा है, आपका मंदन को बतला रहा है। क्यों, क्योंकि समय के साथ वेग क्या हो रहा है, 2 नंबर ग्राफ, समय के साथ वेग आपका घट रहा है, वेग आपका क्या हो रहा है भैया, तो वेग आपका घट रहा है, अर्थात इस ग्राफ का वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ सरल रेखा होता है, वही चीज है, देखिए यही चीज है, यही बोला गया है, वेग और समय ग्राफ एक समान त्वरण, समान अगर त्वरण होगा तो ये आपका सरल रेखा होगा, बीच से आपका जाता है, इसी को कहा जा रहा है कि सरल रेखा होगा, वेग समय ग्राफ में सरल रेखा होगा, समान अगर त्वरण होगा तो। क्लियर, चलिए तो हम लोग 1 नंबर समझ लिए, 1 नंबर क्या है यहाँ पे, तो त्वरण का मान बढ़ रहा है 1 नंबर का, दूसरा वाला का त्वरण का मान घट रहा है। क्लियर, चलिए अगले वाले पे आइए, इसका आइए तीसरा नंबर देखिए, मतलब दूसरा वाला नेगेटिव एक्सीलरेशन है, समय के साथ वेग का मान घट रहा है। तीसरा नंबर क्या है, शून्य त्वरण को बतलाता है, अर्थात इस ग्राफ में वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरा नंबर आपका क्या बतलाता है, त्वरण का मान शून्य है, त्वरण का मान शून्य है। तीसरा नंबर क्या बतलाता है कि त्वरण का मान आपका शून्य है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेग का देखिए कहीं पे आपका जो है परिवर्तन नहीं आ रहा है, वेग में कहीं भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, और आपको पता है सीधा फॉर्मूला ही होता है a = v - u बटे में t। शून्य कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, समझिएगा कंसेप्ट को, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप क्या किए 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चला रहे हैं, तो भैया वो वेग आपका क्या है, ईबी आपका 30 किलोमीटर है और ईबी आपका 30 किलोमीटर है, तो स्वाभाविक है दोनों क्या है, जब बराबर रहेगा तो त्वरण आपका 0 हो जाएगा, मतलब आपका वेग एकदम कांस्टेंट 30 किलोमीटर से चल रहा है, आप एक्सीलरेशन ही नहीं दे रहे हैं, एक्सीलरेटर दे रहे हैं, चुपचाप एकदम पकड़े हुए हैं, मतलब त्वरण में कुछ भी, त्वरण आपका वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वेग में जब परिवर्तन नहीं होगा भैया, वेग समान रहेगा, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा नंबर ग्राफ आपका क्या शो कर रहा है, तीसरा नंबर त्वरण को जो है शून्य बतलाता है, शून्य त्वरण को बतलाता है, अर्थात इस ग्राफ में वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, हर पॉइंट में तो सेम ही है आपका त्वरण। क्लियर, चलिए अगला देखिए, अब देखिए क्या दिया है, शून्य त्वरण को अब दिया है आपको यहाँ पे कि शून्य त्वरण एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होता है। क्या होता है भैया, शून्य त्वरण, अच्छा वही बात बोला है, देखिए इस शून्य त्वरण यहाँ पे आपका त्वरण शून्य है, और इसके साथ समय के साथ क्या है, आपका पैरेलल है, समानांतर है, वही चीज को आपका लिखा गया है। देख लीजिए वेग समय ग्राफ में शून्य त्वरण क्या होता है, इस समय के साथ क्या होता है, समानांतर होता है, पैरेलल आपका होता है। क्लियर, अगला वाला देखिए, ग्राफ 4 एक क्या है, अब हम लोग ग्राफ 4 वाला को समझेंगे। ग्राफ 4 ये आपका क्या है, तो ये आपका बिल्कुल असंभव है, ग्राफ 4 आपका क्या है, तो ये आपका असंभव है, ग्राफ 4 आपका क्या असंभव है, क्यों, क्योंकि यहाँ समय 20 सेकंड में आपका क्या हो रहा है, वेग आपका परिवर्तन हो रहा है, कब वो 5 मीटर, जब समय आपका सेम है तो वेग भैया कैसे, देखिए यहाँ पे 20 सेकंड में कभी पॉसिबल है कि समय में परिवर्तन ना हो और वेग में परिवर्तन हो, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, कुछ तो सेकंड बढ़ेगा आगे में भैया, नहीं बढ़ रहा है, जो कि असंभव है। तो यही चीज ग्राफ 4 आपका क्या एक असंभव ग्राफ है, क्योंकि इस ग्राफ में वस्तु का वेग एक ही समय के अलग अलग जो है संभव ही नहीं, समय सेम है और वेग बदल है, थोड़ा सा तो भैया चेंज होगा, तो आपका असंभव है। क्लियर, चलिए इसमें कुछ नोट है, चाल समय का ग्राफ क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बतलाता है। अगर क्षेत्रफल बोल दिया और चाल समय ग्राफ किसको बतलाता है, देखिए चाल समय ग्राफ किसको बतलाता है, क्षेत्रफल, तो वो दूरी को बतलाता है आपका। ये हम लोग जानते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, किसको बतलाता है, तो दूरी को बतलाता है। समय और चाल हो गया, ये किसको बतला रहा है, दूरी को बतला रहा है, समय और चाल हो गया, तो यही आपका दूरी है, ये दूरी को बतलाता है, यही चीज है आपका। क्लियर, अब देखिए अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।
आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए जल्दी से कि क्या आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वेग समय ग्राफ शून्य त्वरण को बतलाता है? बताइए, वेग समय ग्राफ शून्य त्वरण को बतलाता है, बताइए। शून्य त्वरण को बतलाता है, आपके पास ये है ग्राफ दिया है और आपको बतलाए थे जो पैरेलल होता है वही ना बतलाता, जो समय के साथ जो ग्राफ क्या हो, शून्य त्वरण क्या होगा, जो समय के साथ पैरेलल हो। ये हमारा समय है, इसके साथ ये वाला पैरेलल है, मतलब ए बी में आपका क्या होगा, यहाँ पे त्वरण आपका शून्य रहता है, त्वरण आपका शून्य रहता है, वेग में कोनो परिवर्तन ए बी में आपका नहीं होता। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो रहा है, त्वरण का मान आपका बढ़ रहा है डी ए में और बी सी में त्वरण का मान आपका घट रहा है। तो शून्य त्वरण को बतलाता है कौन सा, तो ए बी आपका जो है ये शून्य त्वरण को बतलाता है। त्वरण आपका क्या है, तो शून्य है। ए बी आपका जो है ये वाला बतलाता है, तो समय के साथ समानांतर है, समय के साथ आपका जो है पैरेलल है, जो हम लोग अभी डिस्कशन किए थे। तो ये आपका ए बी ग्राफ हो जाएगा। एग्जाम में आपका देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे आता है। उसके बाद देखिए जरा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, देखिए डी ए ग्राफ क्या बतला रहा है, एक समान त्वरण को बतलाता है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तो डी ए हो गया। तो डी ए ग्राफ क्या बतलाता है, तो एक समान त्वरण को बतलाता है। तो यहाँ पे त्वरण आपका समान है। और ए बी ग्राफ क्या बतलाता है, ए बी ग्राफ बतलाता है कि त्वरण यहाँ पे शून्य है। ए बी ग्राफ बतलाता है कि त्वरण यहाँ पे शून्य है। देखिए ए बी ग्राफ बतलाता है कि शून्य त्वरण को बतलाता है। क्लियर? और तीसरा नंबर अगर हम लोग देखें तो बीसी ग्राफ में क्या बतला रहा है, त्वरण का मान घट रहा है। बीसी ग्राफ में आपका त्वरण का मान घटेगा, और जैसे त्वरण का मान आपका क्या हो, नेगेटिव होगा, तो भैया वेग का मान घटता है, तो जैसे वेग का मान घटेगा तो त्वरण आपका नेगेटिव हो जाएगा आपका, मतलब कि वहां पे मंदन को बतलाता है, समान मंदन को बतलाता है। समान आपका क्या, बीसी आपका जो है समान मंदन को बतलाता है, समान मंदन को बतलाता है। वहां पे वेग का मान घट रहा है और वेग का मान घटेगा मतलब त्वरण आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे त्वरण आपका एक हिसाब से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ पे त्वरण का मान नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको हम लोग देख चुके हैं आपके सामने। इस जो ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट आपको आज क्लियर हुआ होगा। देख लिए क्लास, तब मजा आ गया ना? हमें लगता है वो जो 35 से 40 मिनट अपना अभी आप समय जो दिए हैं उस समझ पूरा आपको समझ में क्लियर आ गया होगा मोशन चैप्टर का। कल हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण, वो 1.5 घंटे का आपका क्लास मिलने वाला है। ठीक है? और जिसको जिसको समझ में आ रहा है ना, एक पटना बिहार के मात्र ऐसे हैं जो आपको हिंदी के साथ साथ बाइलिंगुअल आपको कंटेंट हम जो अवेलेबल करवाते हैं। अभी आपका जो रेलवे का पैटर्न चल रहा है, सब एनसीईआरटी बुक, ये जो देख रहे हैं ना एनसीईआरटी बुक, ये जो है ये आपका हमारे सामने 10th का एनसीईआरटी, और ये हमारे सामने जो है 9th का एनसीईआरटी। 9th और 10th का जो है ये सब एनसीईआरटी है। इसको आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर कहाँ से पढ़े क्या पढ़े। जैसा जैसा अभी आपका 2026 भी आपका जो है अनाउंस कर दिया गया वैकेंसी का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये तो आपका हो गया, ये वाला आपका हो गया। जो भी बच्चे 2026 के लिए तैयार हो जाइए। सामने में आपका ग्रुप डी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है। सामने में आपका ग्रुप डी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है। कहाँ से आपको, ये आपका एनसीईआरटी जो बुक है यहीं से आपको जो है सब चीज एग्जाम में देखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी बुक क्लास 6 to 10th, ठीक है? एनसीईआरटी बुक क्लास 6 to 10, लेकिन स्पेशल आपको फोकस करना है 9th और 10th पे। 9वां और 10वां क्लास पे आपको स्पेशल फोकस करना है, लेकिन आपको 6, 7, 8 का भी जो है 2-4 को क्वेश्चन वहां से भी आ जा रहा है। 9, 10 को स्पेशल फोकस करना है। और जो भी बच्चे 2026 में आपका लगातार एग्जाम है, हमारे तरफ से अब आप लोग के लिए आ गया है रेलवे परीक्षा 2026 वाले बच्चों के लिए। 2026 में तैयार हो जाइए 26 के लिए। ग्रुप डी का आपका पूरा 25 नंबर, एएलपी का आपका 20 नंबर, टेक्नीशियन का 40 नंबर, एनटीपीसीबी और जेई का भी जो है, मतलब साइंस का कंप्लीट, एकरा से बाहर आपको साइंस का सोचना भी नहीं है। ये हमारे सामने साइंस एनसीईआरटी के आधारित सामान्य विज्ञान का कंप्लीट आपका फाउंडेशन बैच आपके सामने आ चुका है। और आपके सामने वीओडी भी रहेगा, आपका रिकॉर्डेड भी रहेगा, तो आप जितना मन हो उतना बार आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, और प्राइस भी अभी आपका कम कर दिया गया है, बाद में आपका प्राइस बढ़ जाएगा। इस चीज को देख लीजिए। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, ये सब भैया इसके अंदर आपको फ्री मिलेगा।
टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगा, अलग से आपको नहीं लेना है, इसी बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। वो प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं, नोट्स के लिए, किताब के लिए भी आपको नहीं भटकना है, इसके अंदर वो सब चीज है। एनसी और अभी जिस टाइप से आपका पूछा जा रहा है ना, उस टाइप से भी आपको करवाया जाएगा, लेकिन अभी से आपको लगभग 3 महीना ये आपको समय हमको देना पड़ेगा। 1 साल आपका वैलिडिटी है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में आपका अवेलेबल है। देखिए ये बैच आपका हिंदी में तो है, ठीक है, हिंदी के साथ साथ आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है, बाइलिंगुअल बैच है, ठीक है, बाइलिंगुअल बैच है। और इसको आपको जो है सिंपली क्या करना है, इसको आप गौर कीजिए, इसमें आप एक कोड लगाइएगा तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। जैसे आप इस कोड को लगाते हैं, कोड क्या है, तो MG63 आप कोड को लगाते हैं ना, इस कोड को लगाइएगा तो आपका प्राइस हो जाएगा केवल 299, वो लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है, 299 में आपका हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर चैप्टर वाइज साइंस एनसीईआरटी का फ्री है, अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, इसी बैच के अंदर है। ये आपको कहाँ से लेना है, 1 साल वैलिडिटी है, ये आपको लेना है हमारे MG क्लासेस ऐप से। MG क्लासेस ऐप से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, MG क्लासेस ऐप के अंदर आपको आ जाना है। ऐप के अंदर आपको ये साइंस एनसीईआरटी करके दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ही आपको जो है रेलवे परीक्षा 2026 दिखाई देगा, इसी को लीजिएगा। अलग से आपको 10 गो बैच नहीं पढ़ना है कि ग्रुप डी के लिए अलग पढ़े, ALP के लिए अलग, टेक्नीशियन के लिए, ये सबका साइंस आपका एक ही है, सबका साइंस बराबर है, तो इसी के अंदर आपका सब एग्जाम कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपके मन में जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। कल हम लोग मिलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण से, ठीक है। जो भी आपके भाई बहन होंगे ना, जिनको भी जीरो से तैयारी करना है, कुछ भी अगर नहीं ये है तो वो उनको जो है बता सकते हैं, ये साइंस एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस कर दिए। धन्यवाद सभी।